हेलो फ्रेंड्स, एक्सीएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और हम पढ़ रहे हैं सौरमंडल को। सौरमंडल में हमने पिछली क्लास में हमने सौरमंडल के जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की थी। हमने एक ग्रह से दूसरे ग्रहों की दूरी पे चर्चा की थी। हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानी थी जिसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको जो है रिवीजन हो जाएंगे, चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। हमने क्या किया, हमने इसमें पढ़ा कि हमने सूर्य से ग्रहों की दूरी पढ़ी। हमने इसमें पढ़े दूरी पढ़ी, हमने दूरी पढ़ी। हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि हमने उल्का पढ़ा, दूरी जिस तरीके से हर ग्रह की दूरी है, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि बुध की और शुक्र की दूरी कितनी है तो 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसकी दूरी है। हमने शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र की कितनी है, तो शुक्र की सूर्य से जो दूरी है वो 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और अगर हम बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी की जो दूरी है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी है। तो हमने दूरी पढ़ ली थी। हमने उल्का पढ़े थे कि उल्का क्या होते हैं। हमने उल्का पढ़ा, हमने बताया आपको कि जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो क्षुद्रग्रह होते हैं, जब ये क्षुद्रग्रह अपना मार्ग भटक जाते हैं और मार्ग भटकने के कारण जब ये मंगल के जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं और मंगल चूंकि गतिमान है, जब वो आगे बढ़ जाता है तो पृथ्वी इन्हें अपने गुरुत्वाकर्षण में खींचती है। और जब ये क्षुद्रग्रह पृथ्वी में इंटर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो घर्षण के कारण जलने लगते हैं और उन्हीं जले हुए क्षुद्रग्रहों को हम उल्का कहते हैं। और जब वो अधजले क्षुद्रग्रह जो आकार में बड़े होंगे क्षुद्रग्रह, तो वो पूरी तरीके से जल नहीं पाएंगे और वो अधजली अवस्था में जब गिरते हैं पृथ्वी पर तो उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। हमने चर्चा की थी दोस्तों कि अगर पृथ्वी के गति के जो है गति के अनुरूप, मतलब गति के जिस तरीके से पृथ्वी ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूर्व, तो अगर कोई जो क्षुद्रग्रह होगा अगर यहां से इंटर होगा, उसके घूमने के डायरेक्शन में, घूमने की दिशा में इंटर होगा तो उसे हम उल्का कहेंगे। और अगर कोई क्षुद्रग्रह उसके घूमने के विपरीत दिशा में इंटर होगा उसे हम बोलाइट कहेंगे। ठीक है, हमने क्रेटर के बारे में भी चर्चा की थी, हमने क्रेटर भी पढ़ा था। उल्का पिंड के गिरने के कारण जो गड्ढा बनता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, हमने क्रेटर के बारे में भी चर्चा की थी। एक चीज जो रह गया था तो वो था कॉमेट। कॉमेट जो है हम नहीं पढ़ पाए थे, तो आज की क्लास में हम जो है कॉमेट भी पढ़ लेते। कॉमेट क्या होते हैं, कॉमेट समझिए, कॉमेट को हम हिंदी में कहेंगे धूमकेतु। धूमकेतु इसे हम अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, जब इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि यहां पर ये जो मंगल के इधर का जो ये जितने भी 4 ग्रह आपको देखने को मिलेंगे, प्लूटो को अगर छोड़ दिया जाए तो 4 पकड़ते हैं हम, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसके कारण जो धूल कण होते हैं उन धूल कणों पर बर्फ जमा होती जाती है। और जब वो उस तरीके से गोल आकार होता जाता है, बड़ा आकार होता जाता है, और जब वो पिंड सूर्य के कभी भी जब वो सूर्य के प्रभाव में आता है तो सूर्य की गर्मी से वो पिघलने लगता है। इस तरीके से वो क्या होता है, इस पे बर्फ जमी होती है और जब सूर्य के प्रभाव में आता है तो वो पिघलने लगते हैं इस तरीके से, और हम वही जो है बर्फ और धूल पिघल हमें जो है दूर तक इस तरीके से पूंछ के रूप में दिखाई देती है, और इस तरीके से हमें पूंछ के रूप में दिखाई देती है। इसे हम धूमकेतु कहते हैं, धूमकेतु, या इसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। ठीक, धूमकेतु कहते हैं या इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। हेली नाम का एक पुच्छल तारा जो हर 76 वर्ष में पृथ्वी से हमें दिखाई देता है, हर 76 वर्ष में हेली एक पुच्छल तारा है जो हर 76 वर्ष में दिखाई देता है। देखिए, अगर हम इस ग्रहों की बात करें तो जिस तरीके से अगर अब देखा जाए कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को हम क्या कहेंगे, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह, अंग्रेजी में इन्हें इनर प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये ठोस हैं,
ठीक है, ये ठोस ग्रह, इन्हें इसी कारण इन्हें जो है हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह, अंग्रेजी भाषा में इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। इन्हें कठोर ग्रह भी हम कह सकते हैं, कठोर ग्रह भी कहते हैं इन्हें हम। साधारण बोलचाल की भाषा में इन्हें हम कठोर ग्रह भी कहते हैं। बात करें हम क्षुद्र ग्रहों के बाद, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह मतलब बाहरी ग्रह कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं, गैसीय ग्रह। जिस तरीके से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की जो सतह हमें देखने को मिलेगी वो कठोर सतह है, मतलब वहां पर कठोर चट्टाने हैं। वही अगर हम जो है बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण की बात करें तो ये ग्रह ये जो है ग्रह कठोर नहीं है, यहाँ पे ये गैसीय ग्रह, यहाँ पर हमें जो है गैस जो है देखने को मिलती है, तो इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। और इन्हें हम जैवियन ग्रह भी कहेंगे, जैवियन प्लैनेट भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो हम शनि जो है, हमारी जो है कैपेसिटी इतनी है आंखों की कि हम शनि तक देख सकते हैं, धूल और जो है कोहरा ना हो। तो पृथ्वी पे तो हम रहते ही हैं, तो अगर 6 ग्रह हम देख सकते हैं, यानी जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और जो है बृहस्पति, शनि, लेकिन पृथ्वी पे तो हम रहते ही हैं। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम सिर्फ 5 ग्रहों को ही देख सकते हैं। हम बिना किसी टेलीस्कोप के सहारे टेलीस्कोप के सहारे 5 ग्रहों को देख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हम अपनी नंगी आंखों से कितने ग्रहों को देख सकते हैं, तो 5 ग्रहों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिसमें से पहले तो हम शुक्र को, आप जब सुबह हो, जब आप भोर का समय हो तो आप देखिए तो आपको आकाश में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, एक चमकता हुआ, अत्यधिक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, उस तारे को हम शुक्र कहते हैं। हम बुध को भी देख सकते हैं, मंगल को हम देख लेते हैं, बृहस्पति और शनि तक को हम देख सकते हैं। तो हम बिना किसी टेलीस्कोप के सहारे अपनी नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम आकार की बात करें, अब हम इनके आकार की बात करते हैं कि आकार के क्रम में ग्रहों के नाम, अगर आपसे आकार के क्रम में ग्रहों के नाम पूछ सकता है यूपीएससी, तो आकार के क्रम में हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए, मंगल के बाद जो क्षुद्र ग्रह पेटी है, क्षुद्र ग्रह पेटी के बाद जो ग्रह हैं उनका जो क्रम है, जुपिटर, शनि, अरुण और वरुण। अगर आकार की बात की जाए तो बृहस्पति सबसे बड़ा है सौरमंडल का ग्रह, बृहस्पति के बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। बृहस्पति पहला, शनि दूसरा, अरुण तीसरा और वरुण चौथा। 5वां हमारी पृथ्वी है, ठीक है, 5वां हमारी पृथ्वी है, छठा शुक्र है और 7वां क्या है? 7वां मंगल है और 8वां बुध है। अगर आकार के आधार पर कहे, आकार के आधार पर क्रम, तो आप इसको पूछ सकता है आपसे, तो आप लिख सकते हैं इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ लिया आपने। उसके बाद फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल व बुध, ठीक है। ये कभी भी आपसे पूछ सकता है, आकार के क्रम पर पूछ सकता है। देखिए, यहीं पर हमें जो है एक
एक जो है एक शब्द हमें देखने को मिलता है जिसे कहते हैं हम गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? एक शब्द हमें सुनने को मिलता है, गोल्डी लॉक जोन। ये क्या होता है? गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? इसको अगर हम खगोल की भाषा में समझे, खगोल विज्ञान की भाषा में समझे, तो यानी ऐसा क्षेत्र, जोन का मतलब क्षेत्र ही तो होता है, ऐसा क्षेत्र जहां जीवन की संभावना हो। अगर हम देखें तो वो हमारे सौरमंडल में गोल्डी लॉक जोन क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए क्या होगा। देखिए बुध पे तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है, शुक्र पर भी संभव नहीं है, आगे चर्चा करेंगे क्यों संभव नहीं है। पृथ्वी पर तो हम रहते ही हैं, मंगल पर जीवन संभव है, और इसी के लिए जो एलन मस्क हैं वो मंगल पर इंसानों को बसाने की तैयारी में लगे हुए हैं। थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन मंगल जो है एलन मस्क ने, उनकी जो कंपनी है स्पेसएक्स, तो उस कंपनी जो है बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने, एलन मस्क ने दावा किया है कि उन्होंने तो कहा था कि 2026 तक वो इंसानों को मंगल पे लेके जाएंगे, लेकिन उनका जो प्रोग्राम है वो भी डिले हो रहा है। कारण ये है कि उनका जो पूरा जो फोकस है वो चंद्रमा पर है, वो मून का अध्ययन कर रहे हैं, मून के बारे में उनका जो जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं वो मून पर जो है अभी जो है उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मंगल पर वो जो है इंसानों को भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके पीछे कारण ये है, एलन मस्क कहते हैं कि अगर वैश्विक आपदा आ जाए, अगर पूरी धरती पर जब हमारी ये धरती समाप्त हो जाए, जिस तरीके से आज आप देख पा रहे हो जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो है धरती पर जो है सागर का जलस्तर बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो ये कहते हैं कि अगर धरती रहने योग्य ना रह जाए तो हम विकल्प के रूप में अलग जो है ग्रहों को तलाशते हैं, उस पर देखते हैं कि क्या उस पर इंसानों को बसाया जा सकता है। मंगल प्लेनेट है तो उस पर लगता है कि जीवन की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिकों ने जो उस पर, इसरो या नासा के जो वैज्ञानिक उस पर अध्ययन कर रहे हैं, तो उस अध्ययन के अकॉर्डिंग उन्होंने किया है कि कृत्रिम तरीके से इंसानों को वहां पर बसाया जा सकता है, क्योंकि जितनी जो है सुगम ऑक्सीजन हमें यहाँ मिलती है उतनी सुगम ऑक्सीजन हमें वहां नहीं मिलती है, लेकिन कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से हम ऑक्सीजन को जनरेट कर पाएंगे और अपने इंसानों को वहां बसा पाएंगे अगर धरती पर कुछ ही जो है कोई आपदा आ गई तो इसी तरीके से पृथ्वी पे तो हम रहते हैं, तो पृथ्वी मंगल ये बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है गोल्डी लॉक जोन। क्यों कहा जाता है कि यानी गोल्डी लॉक जोन क्या कहते हैं? ऐसा जहां जीवन की संभावना हो, जीवन की संभावना हो, ऐसे क्षेत्र को गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। ठीक है, जहां पर जीवन की कल्पना हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हो आप कि पृथ्वी और मंगल के जो बीच का ये जो क्षेत्र है, यहां पर जीवन की संभावना है, इसी के लिए इसे हम गोल्डीलॉक जोन कह सकते हैं। दूसरी बात, शनि ग्रह पर एक ग्रह की खोज हुई है, टाइटन। टाइटन जो है उपग्रह है, ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला जो है बृहस्पति का जो है गैनीमेड है, और दूसरा जो उपग्रह है वो शनि का टाइटन है। और ऐसा टाइटन के बारे में कहा गया है, आगे हम चर्चा करेंगे विस्तार से इसके बारे में। तो ऐसा कहा गया है कि जो टाइटन ग्रह है ये इसका खुद का वायु जो है एटमॉस्फेयर है, खुद का वायुमंडल है, और खुद का वायुमंडल होगा तो जीवन की संभावना के लिए जितने भी जीवन की संभावना के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है वो भी वहां हो सकती है, पाई जाए। तो हो सकता है टाइटन पर जो है हमें जीवन मिल जाए। तो इसी के लिए हम शनि के आसपास के क्षेत्र को भी गोल्डी लॉक जोन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ के बारे में साक्ष्य मिले हैं। तो हम एक एक प्लैनेट को देखते हैं और एक एक प्लैनेट का विस्तार से हम अध्ययन करते हैं और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगा कि अगर आगामी जो भी आप जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, तो उस परीक्षा में जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उस सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर सकूं। स्टार्ट करते हैं बुध के बारे में। बुध जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मर्क्यूरी, ठीक है। बुध के बारे में एक एक पॉइंट की मैं चर्चा करेंगे। पहले इसके नाम के हम चर्चा करेंगे, इसका नाम मरकरी क्यों पड़ा। तो देखिए, रोम के एक प्रसिद्ध संदेश के देवता थे मरकरी, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा मरकरी। तो यहां हम एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं इसका। रोम के
संदेश के देवता के नाम पर इसका नाम मरकरी पड़ा। ठीक है, रोम के जो प्रसिद्ध संदेश के देवता थे उसके नाम पर इसका नाम मरकरी पड़ा। दूसरा जो है सूर्य से सबसे समीप का ग्रह है, सूर्य से सबसे सबसे समीप है, सूर्य से ये काफी समीप है। इसकी जो सूर्य से दूरी है वो है इसकी सूर्य से दूरी 0.4 AU है। AU की हम चर्चा कर चुके हैं। AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, यहां पर इसका जो अगला हमारा पॉइंट है, यहां पर तापांतर अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब तापांतर अधिक क्यों पाया जाता है इसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो बुध ग्रह है यहां पर तापांतर बहुत ज्यादा है। अगर हम दिन की टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो दिन का टेम्परेचर है वो लगभग 427 डिग्री सेल्सियस है, दिन का टेम्परेचर है इसका। अगर हम इसके रात की टेम्परेचर की बात करें कि इसका रात का टेम्परेचर क्या है, तो इसका जो रात का टेम्परेचर है वो 173 डिग्री सेल्सियस का रात का टेम्परेचर है। इतना ज्यादा टेम्परेचर है क्यों, इसको हम समझेंगे। इसको समझने के लिए कुछ बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें जो पहला बिंदु है वो है सूर्य से इसकी समीपता। सूर्य से इसकी समीपता है जिसके कारण सूर्य की किरणें इसको बहुत जल्दी इसे गर्म कर देती हैं। इसी के लिए इसका जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 427 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो टेम्परेचर -173 क्यों है इसको भी समझते हैं। इसके पीछे कारण है, बुध पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बन पाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बन पाता है। जो सूर्य की किरणें आती हैं वो वैसे ही की वैसे लौट जाती हैं। एटमॉस्फेयर जो इसके सतह को गर्म नहीं करती हैं, जिसके कारण इसका जो सतह है वो रात को बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और उसका जो टेम्परेचर 173 हो जाता है। ठीक है, इसके सतह की हम बात करते हैं तो इसका तापांतर क्यों पाया जाता है, आपने समझा इसको। अब हम बात करते हैं इसके घूर्णन की। हम जितने भी अपने सौरमंडल में जितने भी प्लैनेट देखते हैं, चाहे वो शुक्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो और वरुण हो, ये सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूर्व। ठीक है, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाने के साथ साथ ये सारे ग्रह अपनी एक्सिस पे अपना भी चक्कर लगाते हैं। ये अपनी एक्सिस पे अपना भी चक्कर लगाते हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। जो बुध ग्रह है वो भी चक्कर लगा रहा है सूर्य का पश्चिम से पूर्व, लेकिन साथ ही साथ वो अपना चक्कर भी लगा रहा है। इसको एक चक्कर पूरा करने में 59 डेज लगते हैं। बुध को अपना एक चक्कर पूरा करने में 59 डेज लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? इसका घूर्णन, यहां हम लिख देते हैं, घूर्णन 59 दिन का होता है। ठीक है, इसका जो घूर्णन है 59 दिन का होता है, यानी पृथ्वी के 2 महीने के बराबर। ये 59 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है और यहां पर तापमान बढ़ने का जो तापांतर हमें देखने को मिलता है उसका मेन कारण इसका घूर्णन काल भी है। क्यों कारण है? क्योंकि जिस तरीके से ये जो बहुत मंद गति से ये घूर्णन करता है और जो एरिया सूर्य के समीप रहेगा वो एरिया ज्यादा गर्म हो जाता है और जो एरिया इसका पीछे वाला जो भाग है ये सूर्य से विपरीत दिशा में होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसका जो तापांतर होता है तो इसका भी ये मेन कारण है। अब हम बात करते हैं इसके वायुमंडल की। देखिए, यहां पर वायुमंडल ना के बराबर, वायुमंडल है ही नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो वही जीवन की संभावना भी नहीं है। यहां पर जीवन की कोई संभावना नहीं है।
इसकी अगर हम परिक्रमण की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि हर जो ग्रह है उसकी दो मोशंस होते हैं, उसकी दो गतियां होती हैं, एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण, जिसको अंग्रेजी में हम रेवोल्यूशन कहेंगे। घूर्णन को हम रोटेशन कहेंगे, परिक्रमण को हम रिवोल्यूशन कहेंगे। सारे ग्रहों की दो दूरी जो है, दो गतियां होती हैं। तो एक ये 59 डे में अपना एक चक्कर पूरा करता है अपने एक्सिस पे, और एक ये सूर्य का चक्कर भी लगाता है। तो इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। कितना दिन लगता है? 88 दिन का। तो इसका परिक्रमण यहां लिख देते हैं, इसका परिक्रमण 88 दिन का होता है। हमारे सौरमंडल में बुध ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण सबसे कम होता है, सबसे कम दिन में होता है। अब इसको आप कारण बताइए कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है सूर्य से इसकी जो है समीपता। भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ खड़ा हूं, मान लीजिए मैं सूर्य हूं, तो अगर कोई बच्चा मेरे समीप खड़ा होगा, अगर वो मेरा चक्कर लगाएगा, समीप से लगाएगा, तो बहुत जल्दी मेरा एक चक्कर पूरा कर लेगा। लेकिन अगर कोई एक बच्चा मुझसे लगभग 300 मीटर दूर है, वो मेरा एक चक्कर पूरा करेगा, तो उसे समय ज्यादा लगेगा। तो वही कारण यहाँ पर है कि सूर्य से समीपता है, इसी के लिए जल्दी से वो एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, इसका जो परिक्रमण है वो 88 दिन का होता है। अब हम इसके प्रमुख मिशन की बात कर लेते हैं। इसका जो प्रमुख नासा के द्वारा कई सारे जो है मिशन यहां पर किए गए हैं, जिसमें एक मिशन इसका है मेरिनर 10। ये एक ऐसा पहला मिशन है जिसने सबसे पहले बुध ग्रह को करीब से देखा था। ठीक है, मेरिनर ने क्या किया, लिख देते हैं, आप लोग भी जो है लिखते जाइए, एक एक पॉइंट्स को आप भी जो है लिखते जाइए। इसने सबसे पहले बुध को करीब से देखा। करीब से देखने का मतलब है कि इसने बुध की सतह का अध्ययन किया था, उसकी सतहों की फोटो ली थी, उसकी सतह की फोटो ली थी और देखा था कि बुध ग्रह कैसा दिखता है। ठीक है, दूसरा जो मिशन था वो था पैसेंजर। पैसेंजर जो मिशन था, ये जो मिशन था ये 4 सालों तक, जो पैसेंजर मिशन था ये 4 सालों तक बुध की ऑर्बिट में रहा था, और 4 साल तक ये बुध की ऑर्बिट में रह करके इसने बुध ग्रह का अध्ययन किया था। तो यहां लिख देते हैं हम 4 वर्ष तक बुध की कक्षा में रहकर बुध का अध्ययन किया। अध्ययन, ठीक, बुध का अध्ययन किया। जो एक अगला हमारा मिशन था इसमें वो था बेपी कोलंबिया। ये 2018 में इस मिशन को लॉन्च किया था नासा के द्वारा, और ये मिशन जब हम और आप इस क्लास को जो है कर रहे हैं, तब बेपी कोलंबिया जो मिशन है वो बुध की कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यानी 2026 तक संभवतः ये बुक जो है 2026 चल ही रहा है। तो ये मिशन अभी जो है अपनी यात्रा पर है, और हो सकता है कि कुछ 2-3 महीने में ये बुध की कक्षा में पहुंच जाए और जो है नासा को ये जो है सिग्नल भेजने लगे, वहां की जो डेटा, जो भी बुध का डेटा है वो नासा को भेजने लगे। तो ये क्या है, ये मिशन अभी जो है वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में ये मिशन चल रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं बुध की रंग की, कि किस रंग का ये ग्रह है। भाई लालसा तो हमारे मन में ही होगी कि जितने ग्रह हैं उन ग्रहों का कलर क्या है। जिस तरीके से अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भाई हमारी नीली है। नीली क्यों है, इसके पीछे भी कारण है, पानी होने की वजह से पृथ्वी नीली है। तो जो हमारा बुध है इसका रंग क्या है, तो इसके रंग की हम बात करें
इसका रंग ग्रे है। ग्रे मतलब धूसर इसका रंग है, धूसर कलर का इसका रंग है, ठीक है। और ये दिखता कैसा है, तो इसकी जो सतह है वो पथरीली सतह है और ये हमें एकदम चंद्रमा जैसा दिखता है। चंद्रमा जैसा आपने देखा होगा चंद्रमा, वैसा ही हमें दिखता है बुध। तो हम जो है बुध के बारे में इतनी चर्चा कर चुके हैं। अब हम अपने अगले जो है प्लेनेट की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्लेनेट है वो है शुक्र। हम शुक्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करते जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करते जाइए, एक चीजें लिखते जाइए। काफी रिसर्च और काफी अध्ययन के बाद मैंने ये क्लास को जो है तैयार किया है और एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए, तो एक एक पॉइंट्स को नोट करते जाइए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्लेनेट शुक्र की ओर। हमारा जो अगला प्लेनेट है वो शुक्र है। हम शुक्र का अध्ययन करेंगे और एक एक पॉइंट्स को आप बेहतर तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। शुक्र, देखिए शुक्र को हम वीनस भी कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। रोम की एक प्रसिद्ध सुंदरता की देवी थी जिनका नाम था वीनस, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा वीनस। और वीनस हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह वीनस है जिसका नाम किसी स्त्री जो है देवी के नाम पे पड़ा है, जिसका नाम है शुक्र, ठीक है। देखिए अगर हम शुक्र का अध्ययन करते हैं, एक पॉइंट को अध्ययन इसका करते हैं, आप भी एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से समझ जाइए। देखिए सबसे पहले इसकी हम दूरी की बात करते हैं कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी है। तो इसकी बुध जो है शुक्र की सूर्य से दूरी 0.7 AU है। देखिए यहां एक बात और आप समझ लीजिए, एक बोर्ड्स एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, बोर्ड्स ने एक नियम बनाया था जिसे हम लॉ ऑफ बोर्ड्स कहते थे। उसके अकॉर्डिंग जो ग्रहों की दूरी है एस्ट्रोनॉमिकल के आधार पर, तो वो एक इस तरीके से मान लीजिए बुध की और शुक्र की जो दूरी है तो अगले ग्रह से वो दूनी हो जाएगी। मतलब एक ग्रह के बाद वो दूसरे ग्रह की ओर बढ़ते जाने पे वो जो है दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप यहां देखोगे कि सूर्य से बुध की जो दूरी 0.4 थी और जो है सूर्य से शुक्र की जो दूरी है वो 0.7 AU है, ठीक है, दूनी होती जाएगी। तो इसकी जो दूरी है वो 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। इसके रंग की हम बात करें कि किस रंग का दिखता है हमारा शुक्र, तो ये हल्का पीला सफेद, या इसे कह सकते हैं पीला सफेद, पीला सफेद दिखता है, रंग में एकदम पीला सफेद दिखता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, इसे हम भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है यह सौरमंडल का तीसरा सबसे चमकदार पिंड है। ठीक है, ये हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे चमकदार पिंड है। अब एक समझ लीजिए आप कि तीसरा अगर है तो पहला कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए अगर हम सब सौरमंडल में सबसे चमकदार पिंड की बात करें तो जो सबसे चमकदार पिंड है वो हमारा सूर्य है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या है, चंद्रमा है, और तीसरे नंबर पर शुक्र है। ये क्यों चमकदार है इसके विषय में समझ लीजिए आप। देखिए इसके इतना चमकदार होने के पीछे कारण क्या है, क्यों इतना चमकदार है, इसे क्यों भोर का तारा कहा जाता है, इसे क्यों सांझ का तारा कहा जाता है। आप सुबह उठिए और सूर्य निकलने से पहले देखिए जो है आकाश पर आपको एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। वही जो है तारा जो चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो शुक्र है।
क्यों इतना चमक रहा है ये? सांझ जब शाम के वक़्त जब सूर्य के ढलने के बाद आप देखिए आकाश में, तो आपको एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। वो क्यों वो शुक्र है और वो क्यों चमक रहा है? कारण की हम चर्चा करेंगे। देखिए तारा तो हम इसे कह रहे हैं, आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा क्योंकि अगली क्लास में हम एक तारे की परिभाषा जान चुके हैं कि तारा क्या होता है। जिसमें खुद की ऊष्मा प्रकाश होता है वो तारा है, लेकिन शुक्र में खुद की ऊष्मा प्रकाश नहीं है। अब आप कहोगे सर अगर खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं है तो आप इसे तारा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो है हमें चमकता हुआ दिखाई जाता है, चमकदार है, चमक रहा है, इसी के लिए इसको तारा कहा गया है, एक नाम के लिए तारा कहा गया है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये क्यों चमक रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए हमारा जो शुक्र प्लैनेट है ये पूरी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से ढका हुआ है। इसके जो इसका जो एटमॉस्फेयर है सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं, खूब घने बादल हैं और इतने घने बादल हैं वो बादल कि जब सूर्य की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये जो बादल हैं ये आईने का काम करते हैं, दर्पण का काम करते हैं और उस सूर्य की रोशनी को लगभग 80% रोशनी को ये तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण ये हमें जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि ये पृथ्वी जो है ये सूर्य से सबसे समीप है, सूर्य से सबसे समीप है, इसी कारण ये सूर्य से प्रकाश भी बहुत अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करता है। और तीसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो है ये हमें क्यों चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण है कि ये हमारी पृथ्वी से बहुत समीप पर है, इसी कारण ये हमें चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे चमकदार पिंड है। दूसरी बात जो शुक्र है, जिस तरीके से सारे ग्रह अपना चक्कर जो उनकी जो रोटेशन जो गति है वो पश्चिम से पूर्व है, वही जो शुक्र है तो वो अपना चक्कर पश्चिम से पूर्व नहीं लगाता है। वो अपना चक्कर कैसे लगाता है? पूरब से पश्चिम लगाता है। सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, लेकिन जो शुक्र है वो अपना चक्कर जो है तो वो लगाता है पूर्व से पश्चिम। इसी कारण शुक्र ग्रह पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व में होता है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट इसका लिख देते हैं हम। शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में, सूर्य और वह सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसके हम घूर्णन की बात करें, जैसे कि हम आगे चर्चा कर चुके हैं कि सारे प्लेनेट की जो दो गतियां होती हैं, एक होता है घूर्णन और दूसरा होता है परिक्रमण। तो इसके हम घूर्णन की बात करें तो इसका जो घूर्णन है वो सबसे धीमा घूर्णन है। इसका घूर्णन यानी अपने एक्सिस पे एक चक्कर ये 243 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इसके परिक्रमण की बात करें, इसका परिक्रमण 225 दिन का है। ठीक है, इसका जो परिक्रमण है वो 225 दिन का है और इसका जो घूर्णन है वो 243 दिन का है। यानी इसे एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन लगते हैं। इसके विषय में एक बात है कि इसका जो एक दिन होता है वो एक साल के बराबर होता है। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका एक दिन एक साल के बराबर होता है, तो उसका उत्तर है शुक्र का। इसका जो परिक्रमण काल है वो कम है और इसका जो घूर्णन काल है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर वो पृथ्वी पर है, वो 60 साल उसकी जो है आयु है। ठीक है, तो अगर वो शुक्र पे जन्मा होता, तो अगर वो 60 साल जिया होता तो शुक्र के हिसाब से वो सिर्फ 90 दिन जिया होता। शुक्र पर हमें जो गैस देखने को मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। लगभग 96% जो गैस है वो हमें शुक्र पर देखने को मिलती है
और ये जो शुक्र हमारा प्लैनेट है, ये पूरी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से एकदम ढका हुआ है और इतना घना ज्यादा ये जो बादल हैं, जिनके कारण अगर हम जो है इसकी सतह देखें तो हमें इसकी सतह नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि सतह के ऊपर घने बादल रहेंगे, तो कोई भी जो है उपकरण इसकी सतह की इमेज नहीं ले सकता है। ठीक है, अगर हम प्रमुख इसके मिशन की बात करें, इसके प्रमुख मिशन की बात कर लेते हैं। प्रमुख मिशन, तो प्रमुख मिशन की बात करें तो यहां देख लीजिए आप, एक मिशन है इसका मैगलेन, ठीक है, ये नासा का है। यहां हम लिख भी देते हैं कि किसका, कौन सी स्पेस एजेंसी का जो है मिशन है, नासा का। दूसरा है वेनेरा, ये यूएसएसआर का है। ठीक है, ये दो मिशन हैं और इन दो मिशन ने जो है बुध के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको दी है। इसकी सतह की जानकारी, इसके एटमॉस्फेयर की जानकारी, इसके घूर्णन की जानकारी, इसके परिक्रमण की जानकारी और इसके पूर्व से पश्चिम घूमने की जानकारी जो है इन दो मिशनों के अकॉर्डिंग हमने जो है पाई है। हम भी एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं, हमारा जो स्पेस एजेंसी है इसरो, तो उसने भी एक जो है एक मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है जिसका नाम है शुक्रयान। शुक्रयान ये प्रथम है जो कि 2028 तक लॉन्च होगा। हम क्या अध्ययन करेंगे? तो हम अध्ययन करेंगे शुक्र के वायुमंडल, ठीक है, उसकी सतह, व सूर्य से संबंध। हमारे जो शुक्रयान 1 का जो मिशन, जो इसका उद्देश्य होगा, तो वो हम शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, उसकी सतह व सूर्य से जो शुक्र का संबंध है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये हमने जान लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लैनेट की ओर, पृथ्वी की ओर। पृथ्वी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी जो कि हमारा ग्रह है और हमारे सौरमंडल में जितनी भी हमें जानकारी अब तक प्राप्त है, उस जानकारी के अकॉर्डिंग पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। बाकी अन्य किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। अपनी पृथ्वी की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे हम अपने जीवन को जो है यापन करते हैं। देखिए, पृथ्वी की हम बात करें तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसे नीला ग्रह कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्यों इसे नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, तो ये पूरी तरह लगभग 71% जो हमारी इस पृथ्वी पर वाटर है, और इस वाटर के कारण जो हमारी पृथ्वी का रंग है वो हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, ये नीला दिखाई देता है। पश्चिम से पूर्व ये घूर्णन करती है। ठीक है, 300 इस तरीके से चीजें हम देखेंगे। इसे कहते हैं, इसका घूर्णन 24 घंटे का है। परिक्रमण की बात करें तो परिक्रमण 365 दिन। 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसका जो उपग्रह है, एक ही इसका एकमात्र इसका उपग्रह है, और वो है चंद्रमा। वो क्या है? वो चंद्रमा है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा का मतलब उपग्रह होता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो इसका एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। ठीक है, इसके हमारी एटमॉस्फेयर में एक मोटी, जो हमारी सतह से लगा करके इसके जो सबसे ऊपरी परत है, इसके बीच में एक हवाओं की मोटी परत है जिसे हम
वायुमंडल कहेंगे। इस वायुमंडल में लगभग जो है नाइट्रोजन की अधिकता ज्यादा, ऑक्सीजन 21% है और बाकी की अन्य गैसेस हैं। और यही एक ग्रह है जिसपे जीवन है, जिसपे 1 ट्रिलियन स्पीसीज रहती है, जिसमें हम मानव शामिल हैं। ठीक है, तो ये हम अपनी पृथ्वी के बारे में जान चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लेनेट जिसका नाम है मंगल की ओर। तो अगला प्लेनेट हमारा है मंगल। मंगल को अंग्रेजी में हम मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स। रोम में जो है इसे हम देवताओं, इसे युद्ध का देवता भी कहते हैं। रोम के जो लोग थे, जो वहां के वैज्ञानिक थे, जो वहां के विद्वान थे, वो मंगल को युद्ध का देवता कहते थे। इसे क्या कहते थे? इसे युद्ध का देवता कहते थे। युद्ध का देवता। ठीक है, इसे हम लाल ग्रह, इसके बिंदु की चर्चा करें तो इसे लाल ग्रह व युद्ध का देवता कहा। इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्लेनेट पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज्यादा है, जिसके कारण इसका जो रंग है वो लाल है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग ठीक है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। इसका घूर्णन 24 घंटे 37 मिनट का है, लगभग पृथ्वी के बराबर। परिक्रमण की बात करें, इसका परिक्रमण 687 दिन का है। ये अपना एक चक्कर, अपने एक्सिस पे अपना एक चक्कर पूरा करता है 24 घंटे 37 मिनट में, और सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है 687 दिन में। इसका एक वर्ष 687 दिन के बराबर होता है। अगर हम इसके झुकाव की बात करें कि इसका झुकाव कितना है, इसका झुकाव जो है, झुकाव 25 डिग्री है। इसका जो एक्सिस पे अपने 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण इसमें ऋतुएं जो होती हैं वो भी पृथ्वी की जैसी होती हैं। 25, हमारी जो पृथ्वी है वो कितना झुकी हुई है अपने एक्सिस पर? 23.5 डिग्री। उसी तरीके से जो मंगल है वो कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री। ठीक है, तो 25 डिग्री इसका झुकाव है, जिसके कारण पृथ्वी के समान ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी के समान जो है इसमें ऋतुएं होती हैं। अगर हम इसके उपग्रह की बात करें तो इसके जो मंगल के 2 उपग्रह हमें देखने को मिलेंगे। 2 उपग्रह हैं इसके। उपग्रह, एक उपग्रह है इसका फोबोस और दूसरा है डिमोस। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के देवता के 2 पुत्र थे, जिसका एक का नाम था फोबोस और दूसरे का नाम था डिमोस। उन्हीं जो है युद्ध के देवता के 2 पुत्रों के नाम, फोबोस और डिमोस के नाम पर इसके 2 उपग्रहों का नाम पड़ा, फोबोस और डिमोस। ठीक है, फोबोस और डिमोस इसके 2 जो है उपग्रह हैं मंगल के। अगला पॉइंट इसका है, यहां पर एक विशाल ज्वालामुखी पर्वत ओलंपस
माउस, माउस स्थित है यहीं पर एक विशाल ज्वालामुखी पर्वत हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है ओलंपस माउस, जो कि हिमालय पर्वत से 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? हिमालय पर्वत से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, हिमालय से 3 गुना बड़ा है ओलंपस माउस। अगर हम इसके तापमान की बात करें कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो इसका टेम्परेचर लगभग पृथ्वी के समान ही है, क्योंकि लगभग जो है इसका जो एक्सिस है, जो इसका अपने एक्सिस पे जो झुका हुआ है, तो ये 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण जो है तो जो ऋतुएं पृथ्वी पर होती हैं सेम वही ऋतुएं जो है मंगल ग्रह पे होती हैं, और टेम्परेचर लगभग इसका उतना ही है। दूसरी बात, मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह जिसकी हम आगे चर्चा कर चुके थे कि जो मंगल ग्रह है वो ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना हो सकती है। प्रसिद्ध मिलीनियर जो एलन मस्क थे, जो उनकी कंपनी थी स्पेस एक्स, मंगल पर इंसानों को बसा सके। एलन मस्क का ये सोचना था कि अगर हमारी पृथ्वी पर रहने लायक ना बची, जिस तरीके से आज आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सागर का जलस्तर बढ़ रहा है, तो अगर हमारी पृथ्वी रहने लायक ना बनी इंसानों के, तो हम इंसानों को मंगल ग्रह पर बसा सके। एक विकल्प जो है वैकल्पिक रूप से एक प्लेनेट की खोज कर सके जिस प्लेनेट को हम जो इंसानों को बसा सके। तो उनके हिसाब से, जो नासा के साइंटिस्ट के हिसाब से, जो मंगल प्लेनेट था वो कृत्रिम तरीके से कुछ चीजों को हम वहां पर क्रिएट करके इंसानों को बसा सकते थे। 2026 में एलन मस्क ने दावा किया था कि वो इंसानों को मंगल पर लेके जाएंगे, लेकिन अभी जो उनका जो ध्यान है वो है चंद्रमा पर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक वो मंगल पर इंसानों को ले जा सकेंगे। अब हम इसके प्रमुख मिशन की चर्चा करते हैं। प्रमुख मिशन, ठीक है, देखिए इसमें इसके जो प्रमुख मिशन है, एक है परसेवरेंस, परसेवरेंस रोवर, नासा का मिशन है ये। एक वाइकिंग, वाइकिंग 1 व 2, ये भी नासा का मिशन है। एक तियान 1 चीन का मिशन है, तियान-1 चीन का मिशन है, और एक है होप्स प्रोब, ये ए ये यूएई का मिशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो इतने मिशन हैं, इन मिशन ने मंगल की सतह, मंगल के एटमॉस्फेयर, मंगल के रोटेशन, मंगल के रिवोल्यूशन के बारे में हमें बहुत महत्वपूर्ण डेटा दिए हैं इन मिशन के माध्यम से। और इन मिशन के माध्यम से ही हम ये समझ पाए हैं या ये जान पाए हैं कि अगर पृथ्वी हमारी जो है जीवन के लायक नहीं रह गई तो हम मंगल पर इंसानों को बसा सकते हैं। तो इन जो है मिशन के माध्यम से हमें इतनी जानकारी मिली है कि हम इंसानों को मंगल पर बसा सके। हम भी पीछे नहीं हैं, हमने भी जो है 2013 में एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मॉम, उसे हम मंगलयान भी कहते थे, उसे हम मंगलयान, हमारा मिशन था, काफी फेमस मिशन था मंगलयान। इसको हम मॉम कहते थे, MOM, मॉम। मॉम का मतलब था, इसको हम समझ लेते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, ये मिशन लॉन्च किया गया था 5 अक्टूबर 2013 को। ठीक है, और ये जो मिशन हमारा 24 सितंबर 2014 को मार्स के कक्षा में
पहुंच गया था। इस मिशन को बनाने में 450 करोड़ रुपयों का खर्च आया था। 450 करोड़ रुपयों का खर्च आया था और बहुत कम लागत में इस मिशन को अंजाम दिया गया था। ये पूरी दुनिया का पहला एक ऐसा मिशन था जो पहले ही प्रयास में सफल हो गया था। इसका जो लागत था 450 करोड़ रुपए, बहुत कम लागत में ये मिशन जो है बना था और सफल भी हुआ था। हॉलीवुड की एक जो है प्रसिद्ध फिल्म है ग्रेविटी, उसके बजट से भी कम बजट था इसका 450 करोड़ रुपए। तब हमने जो है अपने इसरो के जो है वैज्ञानिकों के जो है क्षमता को जाना था कि इसरो भी हमारा आज स्पेस टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है। आज हम नासा से कदम मिलाकर चल रहे हैं। 450 करोड़ का ये मिशन बना था जो कि पहली बार में जो है ये मार्स के ऑर्बिट में इंटर हो गया था इसरो के वैज्ञानिकों के सूझबूझ के कारण। इसका जो उद्देश्य था, इसके उद्देश्य की हम बात करें तो जो इसका उद्देश्य था तो वो था, उद्देश्य था इसका मंगल की मंगल की सतह की फोटो व दूसरा था इसका अमोनिया की खोज। अमोनिया की खोज। इस मिशन को 6 महीने के लिए ही बनाया गया था। ऐसा कहा गया था कि 6 महीना काम करेगा, लेकिन इस मिशन में लगभग 6 वर्षों तक काम किया था। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लेनेट की ओर जिसका नाम है बृहस्पति, और बृहस्पति के बारे में हम जानते हैं। इसे हम जुपिटर भी कहते हैं। देखिए, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जो बृहस्पति है ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये एक गैसीय ग्रह है। इसे हम गैस दानव भी कहते हैं। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता ज्यादा है। हम बृहस्पति को असफल तारा कहते हैं, इसे हम फेल्ड स्टार कहते हैं। क्यों इसे फेल्ड स्टार कहते हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सौरमंडल के किस ग्रह को या किस प्लैनेट को हम असफल तारा कहते हैं। तो आंसर इज बृहस्पति। क्यों इसे हम असफल तारा कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, जो बृहस्पति ग्रह है इसके में हमें दो तत्व देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम काफी महत्वपूर्ण तत्व हैं। सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होता है वो इन्हीं दो गैसों के कारण होता है। तो इसमें दो गैसें तो हैं, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो कम है, जिससे इसमें नाभिकीय संलयन नहीं हो पाता है और ये जो है ये तत्व वैसे ही रहते हैं। तो इसे असफल तारा भी हम कहते हैं। तो एक एक पॉइंट इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी हम दूरी की बात करें। इसकी दूरी की बात करें, देखिए जो मंगल की दूरी है, पृथ्वी की 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसकी दूरी है और मंगल की जो है वो 1.5 है। अगर हम बृहस्पति की दूरी की बात करें कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, तो यहां हम दूरी लिख देते हैं। इसकी दूरी 5.2 AU है। ठीक है, ये गैसीय ग्रह है। ये गैसीय ग्रह है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। इसके अगर हम घूर्णन की बात करें तो इसका घूर्णन सबसे कम है। इसका घूर्णन लगभग 9 घंटे 56 मिनट का है। ठीक है, 9 घंटे 56 मिनट है। परिक्रमण की बात करें, इसका तो लगभग अगर हम दिन के में कन्वर्ट करें तो 4333 दिन। अगर इसे हम वर्षों में कन्वर्ट करें तो लगभग  पृथ्वी के 12 वर्ष। यानी
जब ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करेगा, उस दरमियान पृथ्वी पर 12 वर्ष बीत चुके होंगे। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जितने भी हमारे सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं, तो अगर उसमें बृहस्पति को छोड़ दिया जाए तो जो 7 ग्रह बचते हैं, उन सातों ग्रह के द्रव्यमान का जो बृहस्पति है वो 2.5 गुना है। ठीक है, यानी इनके जितने भी 7 ग्रह हैं उनके दुगुना जितना उनका द्रव्यमान होगा, उतना जुपिटर का इसका जो है इसका द्रव्यमान है। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ये ग्रह है। इसमें जो है शनि की तरह छल्ले भी पाए जाते हैं, लेकिन वो छल्ले स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं, जिस तरीके से शनि के छल्ले हमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं, तो इसके नहीं दिखलाई पड़ते। इसके रंग की हम बात करें तो इसका जो रंग है तो वो लगभग नारंगी भूरा है, जिसमें सफेद धारियां हैं। ठीक है, और यहीं पर ही बृहस्पति पर ही है जो है इसके दक्षिणी ध्रुव पर, लगभग इसके यहां पर ही एक हमें ग्रेट रेड स्पॉट देखने को मिलता है। ग्रेट रेड स्पॉट। ग्रेट रेड स्पॉट क्या होता है? ये एक प्रकार का तूफान होता है, और ये जो तूफान है लगभग 300 सालों से एक्टिव है। और ये जो हमारे सौरमंडल का जो सबसे अधिक जो है चुंबकीय क्षेत्र है, तो वही ये ग्रेट रेड स्पॉट जो है ये क्षेत्र है। अगर इसके हम मून्स की बात करें, इसके उपग्रह की बात करें, इसके चंद्रमा की बात करें, तो अब तक जब हम और आप ये क्लास कर रहे हैं तब तक लगभग 95 उपग्रह जो है बृहस्पति के खोजे जा चुके हैं। 95 उपग्रह बृहस्पति के खोजे जा चुके हैं। और उन उपग्रहों में 1610 में जो 4 उपग्रह खोजे गए थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। 1610 में गैलीलियो के द्वारा 4 उपग्रह खोजे गए थे, जिसमें एक था गैनीमेड, दूसरा था कोलिस्टो, तीसरा था लो और चौथा था यूरोपा। तो जो गैनीमेड था जो उपग्रह, वो हमारे इस सौरमंडल पर जितने भी उपग्रह हैं उन सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड उपग्रह बुध के बराबर है, जितना बुध का जो है आकार है उतना अकेले गैनीमेड का है। तो इसके जो उपग्रह की बात करें, हम उपग्रह की इसकी बात करें तो एक इसका गैनीमेड है, दूसरा कोलिस्टो, तीसरा लो है, लो, और चौथा है यूरोपा। ठीक है, तो ये इसके इतने जो है उपग्रह है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। इसके अगर हम प्रमुख मिशन की बात करें तो इसके जो प्रमुख मिशन हैं, तो इसमें प्रमुख मिशन की बात करें तो एक ज्यूस है, दूसरा यूरोपा क्लीपर है, क्लीपर, और तीसरा जूनो है। जूनो अभी वर्तमान में जो है इसके अध्ययन पर है, मतलब सफर कर रहा है, यात्रा कर रहा है। इन तीनों जो है मिशन के माध्यम से हमें जो है तो बृहस्पति के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है। बात कर लेते हैं हम इसके एटमॉस्फेयर की। बृहस्पति के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर घने अमोनिया के बादल दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें जो है बादल और बिजली भी दिखाई देगी। और जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा तरीके से गैसीय एटमॉस्फेयर है। तो हम अगले अपने जो है बढ़ते हैं प्लेनेट की ओर, जिसका नाम है शनि, और शनि को देखते हैं। शनि, शनि को हम अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं। ठीक है, इसे कृषि का देवता भी कहा जाता है। ठीक है,
अगर इसकी दूरी की बात करें कि पृथ्वी सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी जो दूरी है तो 9.2 AU है। और शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके घूर्णन की हम बात करें शनि का, इसका घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट है। यानी अपना एक चक्कर ये 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है अपने एक्सिस पे। परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण इसका लगभग 28.5 पृथ्वी वर्ष है। आसान शब्दों में अगर इसको मैं बताऊं तो एक सूर्य का एक चक्कर जब पूरा करेगा तब तक पृथ्वी पर 28.5 साल बीत चुके होंगे। इसके उपग्रह की हम बात करें तो इसके जो उपग्रह हैं, हमारे सौरमंडल पर शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके उपग्रहों की बात करें तो लगभग 146 उपग्रह हैं इसके जो उपग्रह हैं वो 146 हैं। अब जब तक हम ये क्लास आज कर रहे हैं, इस क्लास तक अब तक 146 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है, ठीक है। और उन उपग्रहों में टाइटन एक उपग्रह जो है तो शनि का सबसे बड़ा और हमारे सौरमंडल का गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के बारे में एक बात और जान लीजिए, जो शनि हमारा प्लैनेट है इसका जो घनत्व है वो सबसे कम है, सबसे कम घनत्व है। यानी पानी से कम भी इसका घनत्व है। अगर इसे एक विशाल पानी के टब में रखा जाए, अगर इसको थ्योरेटिकल तरीके से तो ये चीजें सही है कि अगर इसको विशाल पानी के टब में रखा जाए तो तैरने लगेगा। अगर इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने विशाल जो है टब कहां से लाएंगे जहां पर हम इसको शनि को रख सकेंगे। लेकिन अगर देखा जाए पानी से कम है इसका घनत्व तो ये पानी पर तैरने लगेगा, ठीक है। तो टाइटन जिस पर जो है हमें सौरमंडल जो है घना सौरमंडल देखने को मिला है, एक दूसरा इसका जो उपग्रह है वो है इनसेलाड्स। इस उपग्रह पर या इस चंद्रमा पर जो है हमें महासागर, तरल महासागर, ये शनि का उपग्रह है और इस उपग्रह पर हमें तरल महासागर होने के संकेत मिले हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शनि पर भेजे गए प्रमुख मिशन के बारे में। तो यहां लिख देते हैं प्रमुख मिशन। ठीक है, तो एक इसमें मिशन है कैसिनी ह्यूजेंस। ये जो मिशन है ये नासा और ISA का ये संयुक्त मिशन है। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है टाइटन और इनसेलाड्स का अध्ययन करना, साथ ही साथ शनि का भी अध्ययन करना, ठीक है। प्रमुख एक मिशन और इस जो है फ्यूचर में भेजा जाने वाला है, जिसे हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। ये ड्रैगन फ्लाई मिशन भविष्य में भेजा जाने वाला है, लगभग 2028 तक ये मिशन लॉन्च होगा। और ये जो मिशन होगा ड्रैगन फ्लाई, ये एक हेलीकॉप्टर जैसा होगा, ये होगा हेलीकॉप्टर जैसा। ये एक जगह से दूसरी जगह उड़ के भी जा सकता है। और ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये अध्ययन करेगा टाइटन का, कि टाइटन पे जीवन की संभावना है तो कैसे है, यहाँ पानी है, यहाँ पर क्या है। तो टाइटन के बारे में अध्ययन करेगा ड्रैगन फ्लाई, जो कि लॉन्च होगा 2028 में लॉन्च होगा, यानी 2026 चल रहा है, 2 साल बाद ये जो है मिशन लॉन्च होगा। अब हम अपने अगले प्लेनेट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है अरुण। तो अरुण को हम देखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो जो हमारा अगला मिशन है वो है अरुण।
अरुण, इसे अंग्रेजी में हम यूरेनस कहते हैं। इसे जो है स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है, स्वर्ग का देवता। ठीक है, अगर हम अरुण की बात करें तो अरुण की और जो सूर्य की दूरी है वो है लगभग 19.1 AU है। ठीक है, 19.1 AU है। और जिस तरीके से सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व रोटेट होते हैं, उसी तरीके से जो अरुण है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है। ठीक है, घूर्णन क्या है इसका? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम घूमने के कारण सूर्योदय पश्चिम में होगा व सूर्यास्त पूर्व में होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो अरुण ग्रह है ये अपने एक्सिस पे बहुत ज्यादा झुका हुआ है, लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। यह अपने धुरी पर 98 डिग्री झुका है। 98 डिग्री झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अगला पॉइंट यह है कि इतना ज्यादा झुका होने के कारण इसके ध्रुवों पर, इसके जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 42 साल तक रात होती है और 42 साल तक दिन होता है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल पर। ठीक है, इसके रंग की बात करें तो इसका जो रंग है तो वो पूरी तरीके से नीला और हरा है। इसे हरित ग्रह भी कहा जाता है। अरुण को हरित ग्रह भी कहा जाता है। लिख देते हैं हम यहां पर, हरित ग्रह, हरित ग्रह भी कहा जाता है। क्यों हरित ग्रह कहा जाता है? क्योंकि यहां पर अमोनिया की अधिकता ज्यादा है। अमोनिया की अधिकता ज्यादा है, तो जब सूर्य की किरणें पड़ती है इस प्लैनेट पर, तो जो अमोनिया गैस है वो सूर्य से लाल रोशनी को खींच लेता है, तो इसका जो रंग बचता है वो नीला और हल्का हरा, इसका जो है रंग देखने को मिलेगा हमें। इसका रंग की बात करें, नीला व हल्का हरा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके घूर्णन की बात करें तो जो इसका घूर्णन है 17 घंटे 14 मिनट का है। ठीक है, घूर्णन इसका क्या है, कितना है? 17 घंटे 14 मिनट घूर्णन। परिक्रमण की बात करें, परिक्रमण इसका 84 साल का है। 84 साल में एक चक्कर पूरा करता है, ये सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाता है। अगर इसके हम उपग्रह की बात करें तो उपग्रह इसके 28 हैं, जिनमें टाइटेनिया, एक टाइटेनिया है, दूसरा है टाइटेनिया के बाद एक इसमें है मिरांडा, ओबेरॉन और एक है एरियल। तो ये इसके प्रमुख जो है इसके उपग्रह हैं। 28 उपग्रह इसके हैं, जिसमें टाइटेनिया, मिरांडा, ओबेरॉन और एरियल है। अरुण को हम बर्फ का दानव भी कहते हैं। अरुण को हम बर्फ का दानव भी कहते हैं। इसे बर्फ का दानव कहा। ठीक है, इसके हम अगर स्पेस मिशन की बात करें तो वाइजर 2 एक मिशन था जो 1986 में इसके समीप से गुजरा था। किसके? अरुण के।
1986 में अरुण के समीप से गुजरा था वाइजर 2, समीप से गुजरा था। तो इतने प्रमुख पॉइंट हो गए अरुण के। अब हम अगले प्लेनेट की ओर बढ़ते हैं, वरुण की ओर। इसको मिटा देते हैं। तो हमारा जो आखिरी और 8वां प्लेनेट है वो है वरुण। वरुण को हम अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। इसे सागर का देवता भी कहा जाता है, सागर का देवता। ठीक है, इसे सागर का देवता भी कहा जाता है। ये हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है। हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह है। इसके घूर्णन की हम बात करें, अगर इसके हम घूर्णन की बात करें तो इसका जो घूर्णन है वो 16 घंटे 4 मिनट है। परिक्रमण की बात करें 165 साल है। अगर इसे रियल देखा जाए तो 164.5 है, लेकिन लगभग 165 साल है इसका जो है परिक्रमण काल। अगर हम इसके उपग्रह की बात करें कि इसके उपग्रह कितने हैं, तो इसके उपग्रह 14 हैं और वह ट्राइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो वरुण के बारे में हम देख रहे हैं। देखिए, वरुण हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह है और उसके बाद फिर प्लूटो और कुइपर बेल्ट स्टार्ट हो जाती है। वरुण, अगर हम वरुण की बात करें तो वरुण में मीथेन की अधिकता ज्यादा है। इसकी में क्या है, मीथेन ज्यादा है, मीथेन। और मीथेन ज्यादा होने के कारण जो सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं, तो जो मीथेन होती है वो सूर्य की किरणों में से लाल रंग को सोख लेती है। तो इसी के लिए जो हमें वरुण दिखाई देता है वो भी लगभग नीला और हरा ही दिखाई देता है लगभग। इसी कारण जो है अरुण और वरुण को हम जुड़वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा। तो अगर आपसे कहे कि जुड़वा ग्रह किन्हें कहा जाता है, तो अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। वरुण को हम बर्फ का दानव भी कहते हैं। ठीक है, तो लगभग इतनी चीजें थी इसमें। अगर हम इसकी दूरी की बात करें कि इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी जो दूरी लगभग है सूर्य से, तो वो है 30.1 AU है। ठीक है, 30.1 AU है। तो अब तक हमने जो है अपने 8 प्लेनेट को जाना है। मुझे आशा है कि आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी। अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही क्लासेस ला सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।